अक्सर हमें लगता है कि कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध 1991 में खत्म हो गया, पर सच कहूं तो ये गलत है। वो खत्म नहीं हुआ, बस क्यूबा नाम के एक टाइम कैप्सूल में जैसे फ्रीज हो गया था। और अब 60 साल बाद वही टाइम कैप्सूल दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। तो चलिए इसी सवाल से आज की कहानी शुरू करते हैं। क्या हो अगर कोल्ड वॉर असल में कभी खत्म हुआ ही ना हो? देखिए, आज हम जिस कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं ना, वो सिर्फ डिप्लोमेसी या सियासत की नहीं है। ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील है। और जो असली खरीदार हैं, वो बिल्कुल वो नहीं हैं जिनके बारे में दुनिया सोच रही है। तो ठीक है, चलिए इस डील की पहली परत को उतारते हैं। एक बहुत बड़ा 60 साल पुराना कर्ज जो इस पूरी बाजी की आप कह सकते हैं बुनियाद है। और सुनिए, ये कोई मामूली रकम नहीं है। हम बात कर रहे हैं उस कर्ज की जो 1959 से ब्याज पर ब्याज लगकर $8 बिलियन से भी ऊपर जा चुका है। यही यही है वो असली लेवरेज जिसे आजकल फ्रेंडली एक्विजिशन का एक फैंसी नाम दिया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि ये कर्ज आया कहाँ से? इसके लिए हमें 1959 में जाना होगा। फिडेल कास्ट्रो ने उस वक्त आइलैंड पर मौजूद हर अमेरिकन प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। होटल्स, शुगर मिल्स, ऑयल रिफाइनरीज, सब कुछ। और मुआवजे के नाम पर 1 पैसा तक नहीं दिया। तो सीधे शब्दों में कहें, ये 60 साल पुराना ऐतिहासिक कर्ज बस एक सिंपल सा अनपेड बिल है, जिसका पेमेंट अब बस होने ही वाला है। अच्छा, अब आते हैं इस कहानी की अगली और ज्यादा इंटरेस्टिंग लेयर पर। यहाँ दांव पर लगा है अमेरिका का सबसे बड़ा ग्लोबल राइवल। हुआ ये कि जब अमेरिका पिछले 60 साल से क्यूबा पर एम्बार्गो यानी प्रतिबंध लगाने में बिजी था, एक नया किराएदार चुपके से उस घर में आकर बस गया। और वो किराएदार है चीन। आज जो हालात हैं, उनकी तुलना सीधे 1962 के मिसाइल क्राइसिस से की जा सकती है। फर्क बस इतना है कि राइवल सोवियत यूनियन से बदलकर चीन हो गया है और न्यूक्लियर मिसाइलों की जगह ले ली है डीप वाटर पोर्ट्स ने, यानी ऐसे बंदरगाह जहां बड़े से बड़े कमर्शियल और मिलिट्री जहाज आ सकते हैं। लेकिन लोकेशन वही है, अमेरिका का बैकयार्ड। तो ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये अमेरिका के लिए एक डायरेक्ट स्ट्रैटेजिक थ्रेट है। तो फिर ये डील असल में है क्या? इसको आप मुनरो डॉक्ट्रिन का 2026 एडिशन समझ लीजिए। मुनरो डॉक्ट्रिन अमेरिका की 200 साल पुरानी फॉरेन पॉलिसी है, जिसके हिसाब से वो अपने पड़ोस में किसी भी बाहरी सुपर पावर की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। इसे आप जियोपॉलिटिकल हाउस फ्लिपिंग भी कह सकते हैं, जहां कर्ज को एक हथियार बनाकर एक राइवल को अपने मोहल्ले से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। एक ऐसा मोड़ जो इस डील के पीछे की पावरफुल पर्सनल और पॉलिटिकल एम्बिशंस को सामने लाता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। केनेडी के टाइम से लेकर आज तक हर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्यूबा की इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन हर कोई फेल हुआ। इससे आप इस मुद्दे की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। तो सवाल है, इस बार अलग क्या है? फर्क ये है कि डेकेड्स की फेल हुई ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी को छोड़कर इस बार एक बिल्कुल नया बिजनेस माइंडेड अप्रोच अपनाया जा रहा है। एक तरफ वही पुराना तरीका, नेगोशिएशंस, ट्रीटीज, सैंक्शंस, और दूसरी तरफ कर्ज का लेवरेज, यानी कि एक साफ सुथरा बिजनेस ट्रांजैक्शन। और यहीं पर असली खेल समझ में आता है। इस डील को सक्सेसफुली क्लोज करने का मतलब है एक ऐसी लेगेसी बनाना जो सीधे नोबेल पीस प्राइज तक ले जा सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब सामने आने वाली है इसकी आखिरी और सबसे छिपी हुई परत, वो पावरफुल घरेलू प्लेयर्स जिनको इस डील से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। अच्छा, तो ये सब मुमकिन कैसे होगा? जवाब है हेल्म्स-बर्टन एक्ट के टाइटल 3 में। सरल भाषा में समझे तो ये एक कंट्रोवर्शियल लॉ है। ये अमेरिकन सिटीजन्स और कंपनीज को हक देता है कि वो उन फॉरेन कंपनीज पर केस कर सकें जो कास्त्रो द्वारा जब्त की गई उनकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब अमेरिकन कोर्ट्स एक तरह से 60 साल पुराने दावों के लिए एक इंटरनेशनल कलेक्शन एजेंसी बन जाती हैं। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? इसको फ्लोरिडा फायरवॉल डील के नाम से जाना जाता है, और ये एक सीधा साधा लेन देन है। फ्लोरिडा, जो अमेरिका में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट है, वहाँ के अमीर क्यूबन अमेरिकन डोनर्स क्रूशियल वोट्स और फंडिंग देते हैं। और बदले में सरकार इस हेल्म्स-बर्टन एक्ट को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देती है।
इससे इन डोनर्स को अपनी 60 साल पुरानी प्रॉपर्टीज पर दावा करने का लीगल पावर मिल जाता है। बेसिकली, पॉलिटिकल सपोर्ट के बदले में उन्हें क्यूबा की जमीन और जायदाद पर पहला हक मिलता है। एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये उन पावरफुल परिवारों के लिए 60 साल पुराने एक एस्क्रो अकाउंट को क्लोज करने जैसा है, जहां उनकी पूरी विरासत बंद पड़ी थी। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े व्यंग्य पर, वो पंचलाइन जिसके लिए शायद इतिहास ने पूरे 60 साल इंतजार किया है। फिडेल कास्ट्रो ने 10 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का दौर देखा, लेकिन वो एक चीज को नहीं हरा सके, सिंपल मैथ्स। उनकी पूरी एंटी कैपिटलिस्ट क्रांति आखिर में एक अनपेड बिल के सामने घुटने टेक रही है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या ये डील ऑफ द सेंचुरी है या एक हॉस्टाइल टेकओवर? क्या ये एक डूबते हुए देश को बचाने की कोशिश है या फिर नोबेल प्राइज की आड़ में 21st सेंचुरी का साम्राज्यवाद? ये था जियोपल्स, वंडर आउल की पेशकश। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।